Hello everyone. Today I will continue with the lecture 2 of elementary plant biotechnology, which constitutes the concepts and application of biotechnological tools and various approaches for genetic improvement of vegetable crops or plant crops. So last lecture में मैंने बात की थी टिश्यू कल्चर टेक्निक्स के बारे में अप टू द कैलस फॉर्मेशन और द ऑर्गन कल्चर, कैलस कल्चर और वेरियस अदर कल्चर्स. सो इस लेक्चर में मैं बात करूँगी सबसे पहले हैप्लॉइड्स के बारे में. तो हैप्लॉइड्स का क्या मतलब है और डबल हैप्लॉइड्स किसे कहते हैं. तो हैप्लॉइड्स का मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास सिर्फ एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम रहता है. तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि हैप्लॉइड्स क्या है. मीन्स एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम. जैसे कि डिप्लॉइड्स में क्या होता है, 2 सेट क्रोमोसोम के रहते हैं. यानी कि यहाँ पर अगर n है तो डिप्लॉइड्स में 2n रहेगा. ठीक है, 2n. तो n अगर रहेगा तो मतलब है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम. तो हैप्लॉइड्स जो हैं वो जनरली रिप्रोडक्टिव सेल्स में ही रहते हैं ऑर्गेनिजम्स के. जैसे कि अगर स्पर्म सेल है या एग सेल है तो उसमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स नंबर रहेंगे. ठीक है, और जब इनका कॉम्बिनेशन होगा यानी कि जब ये फ्यूज़ करेंगे, अगर हम एग सेल और स्पर्म सेल की बात कर रहे हैं तो दोनों के जब n क्रोमोसोम नंबर यानी कि हैप्लॉइड सेट जब क्रॉस करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो बनाएंगे डिप्लॉइड्स. डिप्लॉइड्स में क्या रहता है, 2n क्रोमोसोम नंबर. तो टर्म हैप्लॉइड रेफर्स टू दोज प्लांट्स विच पोजेसेस सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है, और हर एक सेट में एक सिंगल जीन रहेगा जो कि जिस जीन में स्पेसिफिक एलील होगा और उस एलील में पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होगी जिसे कि हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं. ठीक है, देन अब हम बात करेंगे कि जैसे ह्यूमन बींग्स हैं. ह्यूमन बींग्स में जो क्रोमोसोम नंबर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स में कितने क्रोमोसोम रहते हैं. यानी कि 46 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं 46. तो अगर हैप्लॉइड्स की बात करेंगे तो हैप्लॉइड्स में कितने क्रोमोसोम नंबर आए, 23 क्रोमोसोम नंबर. उसी तरह से कुछ प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसमें हैप्लॉइड्स देखने को मिलते हैं. तो नेक्स्ट आता है आपका डबल हैप्लॉइड्स. Double haploids is a genotype formed when haploid chromosome number, that is egg or sperm cell, undergoes the chromosome doubling to form 2n. यानी कि जब एग सेल और क्रोमोसोम सेल्स जो हैं वो फ्यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये n है, n पेयर ऑफ क्रोमोसोम नंबर एग सेल्स के हैं और n जो हैं वो स्पर्म सेल के हैं. तो जब ये फ्यूज़ करेंगे यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होगी तो 2n बनेगा. 2n मीन्स डबल हैप्लॉइड्स या फिर जिन्हें आप डिप्लॉइड्स कहते हैं. तो इंडिविजुअल दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द डबल हैप्लॉइड्स आर कंप्लीटली होमोजाइगस. तो दोनों के क्रॉस कॉम्बिनेशन से होमोजाइगोसिटी अचीव होगी. तो अब एक अलग सी टर्म आती है होमोजाइगस. तो होमोजाइगस का क्या मीनिंग है. होमोजाइगस जो है एक ऐसी टर्म है जो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगी. तो इसे समझते हैं पहले कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की, होमोजाइगस मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक ऐसी जेनेटिक स्टेट जिसमें 2 आइडेंटिकल कॉपीज़ रहती हैं एक पर्टिकुलर जीनोम की. यानी कि मान लीजिए एक पेरेंट P1 है यहाँ पर और एक पेरेंट P2 है. जब दोनों क्रॉस करेंगे, ठीक है, तो दोनों में से हर एक पेरेंट में से एक कॉपी जो है क्रोमोसोम की आइडेंटिकल कॉपी जो है वो ट्रांसफ़र होगी. तो एक आइडेंटिकल कॉपी यानी कि दोनों में इनहेरिटेड हो रही है दोनों पेरेंट्स से. तो एक सिंगल जो ऑफस्प्रिंग निकलेगा उसमें दोनों की आइडेंटिकल कॉपीज़ रहेंगी एक पर्टिकुलर जीन की. तो उसे हम होमोजाइगस कहेंगे कि ऐसा ऑर्गेनिज्म उसमें सेम एलील है एक जीन की ऑन बोथ क्रोमोसोम नंबर्स, ऑन द बोथ क्रोमोसोम नंबर. यानी कि पेरेंट P1 और पेरेंट P2 दोनों से जो है एक क्रोमोसोम जो है इनहेरिटेड हो रहा है ऑफस्प्रिंग में, और वो कैसी स्टेट दे रहा है, 2 आइडेंटिकल कॉपीज़ को ही फॉर्मेशन कर रहा है एक पर्टिकुलर जीन के ऊपर. तो उसे हम होमोजाइगस कहेंगे.
जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिसमें 2 कॉपीज हैं डोमिनेंट एलील की, मान लीजिए आर जो है आर ये आपकी होमोजाइगस स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डोमिनेंट स्टेट में है, तो इसे हम कहेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म जिसमें 2 कॉपीज हैं डोमिनेंट एलील की ऑफ अ जीन, ये एलील्स हैं आर, दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, जो कि होमोजाइगस डोमिनेंट हैं, और दोनों में जो है वो एलील्स प्रेजेंट होगी, जिसे कि हम आइडेंटिकल फॉर्म ऑफ जीन कहते हैं एलील को। तो 2 कॉपीज रहेंगी डोमिनेंट एलील्स की, तो होमोजाइगस डोमिनेंट स्टेट कहेंगे इसे। देन होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव का मतलब है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें रिसेसिव यानी कि मान लीजिए बी और आर क्या है, ये आपकी स्मॉल आर और स्मॉल बी करके मैं जो लिख रही हूँ ये रिसेसिव एलील्स हैं, ठीक है, और ये सेट ऑफ क्रोमोसोम है। तो ये होमोजाइगस स्टेट में है, बट कौन सी स्टेट में है, रिसेसिव स्टेट में। तो होमोजाइगस जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो जेनेटिकली स्टेबल रहते हैं क्योंकि उनमें आइडेंटिकल कॉपीज हैं क्रोमोसोम्स की, ठीक है। और ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं होमोजाइगस, उनमें जो जेनेटिक वेरिएशन है वो बहुत ही कम रहती है, मतलब उनमें कोई जेनेटिक वेरिएशंस नहीं रहती क्योंकि उनमें सेम एलील रहता है दोनों जीन्स पे, या आप कहेंगे दोनों क्रोमोसोम्स पे सेम एलील्स रहेगा। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनकी जो हिस्ट्री है, यानी कि जब उनमें 2 आइडेंटिकल कॉपीज रहेंगी जीन्स की होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म में, तो उनके जो ट्रेड्स हैं उनको एक्सप्रेस करना इजी होता है, तो इसे हम कहेंगे होमोजाइगस। तो होमोजाइगस वर्ड का मीनिंग क्लियर है यहाँ से। देन हैप्लॉइड्स को जब हम कौन सी जीन से ट्रीटमेंट करेंगे, जो कि केमिकल एजेंट है, जब इसकी ट्रीटमेंट देंगे तो हम डबल हैप्लॉइड्स की तरफ यानी कि डबल्ड हैप्लॉइड्स की फॉर्मेशन करेंगे, जिसे हम एंडोमाइटोसिस का नाम भी देते हैं। अब सिग्निफिकेंस क्या है हैप्लॉइड्स का, सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ प्योर होमोजाइगस लाइन। जैसे कि मैंने बताया आपको, हैप्लॉइड्स जो हैं, हैप्लॉइड्स से हम होमोजाइगस लाइंस की डेवलपमेंट कर सकते हैं। देन इंडक्शन ऑफ म्यूटेशंस की इंडक्शन कर सकते हैं आप हैप्लॉइड्स से। देन इंडक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, देयर आफ्टर जनरेशन ऑफ एक्सक्लूसिवली मेल प्लांट्स, डिजीज एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस, एंड देन डबल हैप्लॉइड्स कैन बी यूज्ड इन जीनोम मैपिंग। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस है हैप्लॉइड्स की। हैप्लॉइड्स प्रोडक्शन जो है हम एंथर कल्चर से भी कर सकते हैं, और हैप्लॉइड्स की जो प्रोडक्शन है वो ओवरी या ओव्यूल कल्चर से भी पॉसिबल है। जब एंथर कल्चर से करेंगे तो उसे हम माइक्रोस्पोर कल्चर कहेंगे और एंड्रोजेनेसिस कहेंगे, जबकि जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं हैप्लॉइड प्लांट्स की ओवरी और ओव्यूल कल्चर से, तो हम उसे कहेंगे फीमेल गैमेटोफाइट और गैमेटोफिटिक प्रोडक्शन और स्पोरोफिटिक डेवलपमेंट। तो क्लियर है ये सारी टर्म्स कि हैप्लॉइड्स क्या है, होमोजाइगस किसे कहते हैं, देन प्योर होमोजाइगस लाइंस क्या होती हैं, यानी कि प्लांट्स की वो पॉपुलेशन जहाँ पर जिनमें आइडेंटिकल जो होमोजाइगस एलील्स रहती हैं, या फिर जिनकी सारी की सारी जीन्स जो हैं वो होमोजाइगस हो। दैट मीन्स कि एवरी इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन हैज़ 2 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ईच जीन, वन इज इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट। तो इससे होमोजाइगोसिटी से जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहती है किसी भी पॉपुलेशन की, और स्टेबिलिटी। देन हैप्लॉइड इंडक्शन एग्जाम्पल्स अगर बात कर रहे हैं कि हैप्लॉइड्स की इंडक्शन कहाँ कहाँ पॉसिबल है, तो सबसे पहले स्वीट पेपर में एंथर कल्चर से ये वैरायटी हुआ वैरायटी 3 डेवलप की गई थी। देयर आफ्टर समर स्क्वैश में भी, स्वीट पेपर, कॉलीफ्लावर और ब्रिंजल में जो है हैप्लॉइड्स की इंडक्शन की गई है। देन वन टर्म इज म्यूटेशन, जैसे कि मैंने यहाँ बात की इंडक्शन ऑफ म्यूटेशन। तो म्यूटेशन का मतलब है कि कोई सडन या परमानेंट चेंज किसी भी जेनेटिक मटेरियल में किसी ऑर्गेनिज्म के, तो उसे हम म्यूटेशन कहते हैं।
म्यूटेशन किसी भी सेल में हो सकती है, किसी भी फैक्टर से हो सकती है, चाहे एनवायरमेंटल फैक्टर हो या फिर डीएनए में रेप्लिकेशन हो या फिर कोई वायरल की इन्फेक्शंस हो। तो बहुत सारा तरह की म्यूटेशंस रहती हैं। तो इंडक्शन ऑफ म्यूटेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हैप्लॉइड्स का। अब हम बात करते हैं एंड्रोजेनेसिस की, जिसे हम एंथर कल्चर या फिर आप कह सकते हैं माइक्रोस्पोर कल्चर भी कहते हैं। तो एंड्रोजेनिक मेथड से हम हैप्लॉइड की प्रोडक्शन कर सकते हैं किसी भी मेल गैमेटोफाइट से। मेल गैमेटोफाइट मैंने किसे कहा? एंथर्स को। तो ये पॉसिबल रहती हैं स्पेशली एंजियोस्पर्म में। तो यहाँ पे हम जो माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर किसे कह रहे हैं हम? यहाँ पे वर्ड है माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर रहता है इमैच्योर पॉलन। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि इमैच्योर पॉलन को आप माइक्रोस्पोर कहेंगे, ठीक है, जिसे आप यूज कर रहे हैं हैप्लॉइड्स की प्रोडक्शन करने के लिए। देन जो हैप्लॉइड्स हैं, जब हम जो ये इमैच्योर एंथर्स हैं, इनकी कल्चरिंग करेंगे किसी एक स्टेराइल मीडियम में, और आइसोलेटेड पॉलेंस को जब हम कल्चर करते हैं किसी भी मीडियम में, तो हम हैप्लॉइड्स की प्रोडक्शन की तरफ जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एंथर कल्चर और पॉलन कल्चर? सो इट मीन्स कि इन विट्रो कल्चरिंग ऑफ एंथर्स पॉलेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनओपन्ड फ्लावर बड in the nutrient medium under the aseptic conditions for the purpose of generating haploid plants। यानी कि इन विट्रो कल्चरिंग करेंगे पॉलेंस की या एंथर्स की। पर सबसे पहले हम माइक्रोस्पोर में एंथर कल्चर की बात कर रहे हैं, एंड्रोजेनेसिस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एंथर्स को जो है उनकी एक अनओपन्ड फ्लावर बड से एंथर्स को सेपरेट करेंगे किसी न्यूट्रिएंट मीडियम में। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जब हम एंथर कल्चर कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने इमैच्योर फ्लावर बड लिया, ठीक है, उससे हमने आइसोलेट किए एंथर्स को, यानी कि एंथर्स को हमने रिमूव किया। फिर हमने एंथर्स की कल्चरिंग की इन विट्रो, ठीक है, एंथर्स की कल्चरिंग की एसेप्टिक मीडियम में, स्टेराइल मीडियम में, जिससे हमें कैलस मिला कल्चर के ऊपर। तो कैलस क्या होता है? डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। और कैलस से हमें जो एंथर्स का कैलस था वो हैप्लॉइड कैलस कहते हैं, क्योंकि इसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम रहता है। तो इससे शूट की डिफरेंशिएशन हुई और हैप्लॉइड्स के एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हुई, तो हमें एक हैप्लॉइड प्लांट देखने को मिला। तो इसे हम कहेंगे एंथर कल्चर। तो इस स्टेप को जो यहाँ से यहाँ तक मैंने डिस्क्राइब किया वो था एंथर कल्चर। फिर जब हम हैप्लॉइड प्लांट को कॉल्चिसिन का ट्रीटमेंट देंगे तो डबल हैप्लॉइड्स और होमोजाइगस प्लांट्स की अचीवमेंट कर सकते हैं। तो इसे हम कहेंगे एंथर कल्चर। देन द प्रोसेस इज टर्म्ड एज एंड्रोजेनेसिस, और इस सारे के सारे प्रोसेस को जिस साइड मैंने डिस्क्राइब किया उसे हम कहेंगे एंड्रोजेनेसिस। अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन एक ऐसा कंपाउंड है, एल्केलॉइड कंपाउंड है, जिसे कॉल्चिसियम ऑटोमेनेल से जो है इस सब्सटेंस को या फिर इस एल्केलॉइड कंपाउंड को लिया गया, ठीक है। और इसको जो है एक ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरह भी यूज़ किया जाता है बहुत सारे डिजीज़ को क्योर करने के लिए। और प्लांट ब्रीडिंग में जो इसका जो इम्पॉर्टेंट रोल है वो है पॉलीप्लॉइडी, यानी कि हैप्लॉइड से डिप्लॉइड्स की तरफ जा रहे हैं, डबल हैप्लॉइडी की तरफ जा रहे हैं। तो उस कंडीशन में हम 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को ले सकते हैं। तो ये तभी अचीव है जब हम प्लांट सेल को या किसी भी टिश्यू को कॉल्चिसिन का ट्रीटमेंट देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो स्पिंडल फाइबर्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे सेल डिवीज़न हो रहा है, सेल डिवीज़न होगा और जो स्पिंडल फाइबर की जो फॉर्मेशन है, जैसे माइटोसिस मियोसिस का प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, उसमें स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होती है, तो वो डिसरप्ट हो जाएगी, यानी कि वो नहीं बनेगी, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम होंगे वो प्रॉपरली सेपरेट नहीं होंगे। और क्या होगा कि जो सेल होगा उसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर आ जाएगा, जिसकी वजह से पॉलीप्लॉइडी अचीव होगी। तो कॉल्चिसिन का ट्रीटमेंट करते हैं हम जनरली क्रोमोसोम के नंबर को इंक्रीज करने के लिए, जिससे कि प्लांट की मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी चेंज हो जाएगी, जीन का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। तो इसे हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं। देन
एंथर कल्चर की जैसे मैंने बात कही कि किसी भी अनओपन फ्लावर बड को सेपरेट किया, न्यूट्रिएंट मीडियम पे उसको रखा, माइक्रोस्पोर को फिर उसकी कल्चरिंग की हमने, फिर वहाँ से हमें जो कैलस मिला या जिसे हम एम्ब्रॉइड्स कहते हैं उससे हैप्लॉइड प्लांट मिले। और हैप्लॉइड जो प्लांट होते हैं, प्लांटलेट्स जो रहते हैं वो ऑर्गेनोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस से हमें मिलते हैं। ठीक है, तो इसे हम जब हम मेल गेमेटोफाइट को यूज़ कर रहे हैं या फिर जिसे कि हम इमेच्योर पॉलन कह रहे हैं तो एंड्रोजेनेसिस का नाम देते हैं। तो इस तरह का फ्लावर स्ट्रक्चर रहता है। और इस तरह से एंथर्स जो कि अनओपन फ्लावर बड से एंथर्स को डाइसेक्ट किया गया एंड देन उनको जो है एक मीडियम में स्टरलाइज मीडियम में कल्चरिंग की, फिर उस एंथर से जो है फ्लावर बड को स्प्लिट करके एंथर्स को डाइसेक्ट किया, एंथर्स की कल्चरिंग की, कैलस बना, कैलस से डीप डिफरेंशिएशन हुई, शूट्स बने, देन एंड्रोजेनेसिस से डायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस में जो है एक हैप्लॉइड प्लांट की फॉर्मेशन हुई, या फिर कैलस से आप क्या कर सकते हैं कि शूट और रूट ग्रोइंग मीडियम पे जो है कैलस को ग्रो कर सकते हैं। तो इससे एक ऑर्गेनोजेनेसिस यानी कि ऑर्गेन्स की फॉर्मेशन होगी, रूट्स की और शूट्स की, और उसके बाद एक पूरे के पूरे प्लांटलेट की फॉर्मेशन होगी। तो इससे हम कहेंगे एंथर कल्चर और पॉलन कल्चर। अब एंथर कल्चर और पॉलन कल्चर की क्या क्या जो है वो इम्पॉर्टेंस रहती है। तो सबसे पहले बेसिक रिसर्च में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही कम टाइम लगता है और सिंपल प्रोसेस है। म्यूटेशन स्टडी में यूज़ कर सकते हैं, हैप्लॉइड्स की प्रोडक्शन करने में यूज़ कर सकते हैं हम एंथर्स को, और प्लांट ब्रीडिंग और क्रॉप इम्प्रूवमेंट जैसे प्रोग्राम्स में यूज़ कर सकते हैं। देन हैप्लॉइड्स का जो है हैप्लॉइड कल्चर का हॉर्टिकल्चर प्लांट्स में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। देयर आफ्टर वी कैन गो फॉर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन थ्रू एंथर कल्चर और पॉलन कल्चर। डिसएडवांटेजेस ऑफ एंथर कल्चर एंड पॉलन कल्चर। तो कौन कौन सी डिसएडवांटेजेस रहती हैं एंथर कल्चर से जब हम कल्चरिंग कर रहे हैं। तो वन वर्ड आता है आपका काइमेरा। तो काइमेरा क्या होता है और कैलस फॉर्मेशन क्या रहती है। काइमेरा का मतलब है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल्स और टिश्यूज दो से ज़्यादा डिफरेंट इंडिविजुअल्स के रहते हैं जो कि सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। सो इट मीन्स इट इज़ एन ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन्स सेल्स और टिश्यूज फ्रॉम 2 or more different individuals often from the same species. So this process is known as chimera. तो काइमेरिक्स जो हैं जनरली ट्विंस के केस में आप देख सकते हैं जो एक सिंगल प्लेसेंटा को ही यानी कि सेम प्लेसेंटा को शेयर करते हैं। देन आर्टिफिशियल काइमेरा जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग से डेवलप कर सकते हैं। तो काइमेरस की बनने की फॉर्मेशन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रहती है पॉसिबिलिटी कैलस फॉर्मेशन से। देन ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है सीरियल क्रॉप्स में। मैंने इसकी जो आपको एडवांटेज बताई वो बताई कि ये ज़्यादा सक्सेसफुल है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्किल की रिक्वायरमेंट रहती है एंथर्स को जब हम रिमूव करते हैं ताकि एंथर्स में जो है कोई भी डैमेज ना हो। देन अबाउट द पॉलन एंड ओव्यूल कल्चर, दोनों ही एक इनविट्रो टेक्निक्स हैं जिसमें हम क्या करेंगे कि जो पॉलन्स रहते हैं जो आपके जैसे कि मान लीजिए ये एंथर्स हैं, एंथर के साथ जो स्टिक्ड पॉलन है उनको डाइसेक्ट करेंगे और उसको एक न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर ग्रो करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं बताऊँ कि किस तरह से हमने कल्चरिंग की है। किसी भी फ्लावर बड से पॉलन्स को आइसोलेट किया, देन आइसोलेटेड पॉलन्स को हमने कल्चरिंग की एक एसेप्टिक मीडियम के ऊपर। उसके बाद हमें मल्टी न्यूक्लिएट पॉलन्स की फॉर्मेशन हुई। देन द स्टेट गो फॉर प्रो एम्ब्रोजेनिक मास की फॉर्मेशन हुई। देन पॉलन एम्ब्रियो एंड देयर आफ्टर हैप्लॉइड प्लांटलेट। तो इस तरह के स्टेजेस से ये फ्लावर बड जो है पास होगा जब हम पॉलन को आइसोलेट करेंगे। तो इसे हम कहेंगे पॉलन कल्चर। देन ओव्यूल कल्चर। ओव्यूल कल्चर जो है बहुत ही एक एलिगेंट एक्सपेरिमेंटल सिस्टम रहता है जिससे हम ओव्यूल्स को सेपरेट करते हैं। वन सेकेंड। ओव्यूल्स को सेपरेट करेंगे ओवरी से और एसेप्टिक मीडियम में ग्रो करवाएंगे उसी तरह से। तो इसे हम ओव्यूल कल्चर कहते हैं। तो ओव्यूल्स जो हैं यानी कि कल्चरिंग ऑफ अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल,
जो कि फर्टिलाइज्ड ओव्यूल नहीं होना चाहिए, तो उसकी कल्चरिंग करेंगे हम, ताकि हमें हैप्लॉइड प्लांट्स, हैप्लॉइड एग सेल्स और अदर हैप्लॉइड सेल्स मिले। तो इससे क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एप्लीकेशंस हैं? सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि एम्ब्रियो कल्चर आप पॉलन कल्चर और एंथर कल्चर या ओव्यूल कल्चर कर रहे हैं तो हैप्लॉइड प्लांट्स को मिलेगी, आपको उसकी प्रोडक्शन मिलेगी। और आपकी जो आप पॉसिबिलिटी है कि आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन कर सकते हैं, और फ्रूट डेवलपमेंट के कंसेप्ट को या उसकी फिजियोलॉजी को बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देन अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 में किस किस कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले माइक्रो प्रोपगेशन मेथड्स को, देन ऑर्गेनोजेनेसिस को, एंड देयर आफ्टर एम्ब्रोयोजेनेसिस को। सो माइक्रो प्रोपगेशन और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन जो है प्लांट टिश्यू कल्चर के बहुत ही मेन ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं माइक्रो प्रोपगेशन से। माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है, यानी कि क्लोनल प्रोपगेशन जैसे हम कहते हैं। इन विट्रो जब हम प्रोपगेशन कर रहे हैं किसी भी प्लांटलेट्स की, तो जब हम उससे सिमिलर या जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांटलेट्स को गेन कर रहे हैं, इंडिविजुअल प्लांटलेट्स जो होगा वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ मेथड है ये, तो इसे हम माइक्रो प्रोपगेशन कहेंगे। यानी कि प्रोपगेशन कर रहे हैं हम एसेप्टिक मीडियम में, क्लोन्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं, और किसी भी छोटे से छोटे सेल से या फिर किसी भी मदर प्लांट से। देन उसे हम शूट स्टिमुलेटिंग हार्मोन देंगे, या फिर शूट जो ग्रोइंग आप कह सकते हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स देंगे, रूट ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स देंगे, तो उससे रूट्स की फॉर्मेशन होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी, देन ट्रांसफ़र होगा न्यू प्लांट जो है एक सॉइल में। जब हम उसे ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो है एक सिमिलर और जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांटलेट्स जो है मिलेगा, तो इसे हम कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। यानी कि एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है प्रोड्यूसिंग द प्लांट्स वेजिटेटिवली थ्रू टिश्यू कल्चर और सेल कल्चर टेक्निक। तो ये एक जरिया है एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपगेशन का। तो जो प्लांट्स मिलेंगे वो जेनेटिकली सिमिलर रहेंगे, और क्लोन्स जिन्हें कि हम क्लोन्स कहते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स जो हैं बहुत सेक्सुअली और एसेक्सुअली प्रोड्यूस किए जाते हैं। जब हम बाय वेजिटेटिव पार्ट्स जो हैं मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हम उसे कहेंगे माइक्रो प्रोपगेशन, और सेक्सुअली जब हम सीड्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं देन वी विल से इट देन सीड प्रोपगेशन इज सेक्सुअल प्रोपगेशन। देयर आफ्टर कौन कौन से मेथड्स हैं माइक्रो प्रोपगेशन के, जिससे कि हम एक आर्टिफिशियल प्रोसेस से प्लांटलेट को गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है मेरिस्टेम कल्चर, कैलस कल्चर, सस्पेंशन कल्चर, एम्ब्रॉय कल्चर एंड प्रोटोप्लास्ट कल्चर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मेरिस्टेम कल्चर की। तो मेरिस्टेम कल्चर में यानी कि मेरिस्टेम की कल्चरिंग करना। तो मेरिस्टेम क्या होता है, मेरिस्टेम जो है एक्टिवली ग्रोइंग रीजन होता है किसी भी प्लांट का, जहाँ पे सेल्स की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वहाँ पे फास्ट होती है, तो उसे हम मेरिस्टेम कहते हैं। यानी कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं जिनकी एबिलिटी होती है टू डिफरेंशिएट इनटू वेरियस सेल्स और वेरियस टिश्यूज़। तो हम उस तरह के एपिकल मेरिस्टेम की, एपिकल शूट मेरिस्टेम की, जैसे कि हम इसकी कल्चरिंग करेंगे पर्टिकुलर शूट ग्रोइंग मीडियम पे, देन डिस्टिल वाटर के साथ इसको साफ़ करेंगे, स्टरलाइल करेंगे, सरफेस स्टरलाइजेशन करेंगे। फिर हम उसका जो एक मेरिस्टेम होगा यानी कि उसका एपिकल टिप को कट करेंगे स्कैल्पल से। देयर आफ्टर वी विल ग्रो इट इन द म्यूरिशिगे और स्कूप मीडियम, और इसको इंक्यूबेट करेंगे, कल्चरिंग करेंगे लगभग 16 घंटे के लिए फॉर 25 डिग्री सेल्सियस अंडर द फ्लोरेसेंट लाइट। तो रूट डेवलपमेंट और शूट डेवलपमेंट होगी। उसके बाद उस प्लांट को हम जो है सॉइल में ट्रांसफ़र करेंगे देन, और या फिर आप कह सकते हैं ट्रांसफ़र करेंगे पॉट में, तो उसे हम मेरिस्टेम कहते हैं। तो मेरिस्टेम कल्चर जो है, मेरिस्टेम जो एक ऐसा पोर्शन रहता है जहाँ पे वायरस नहीं होता, तो वायरस फ्री प्लांट को गेन कर सकते हैं। माइक्रो प्रोपगेशन ईजी है, और जर्म प्लाज्म की मल्टीप्लिकेशन करना मेरिस्टेम कल्चर से बहुत ही ईजी है। तो कौन कौन से जो प्लांट्स हैं मेरिस्टेम कल्चर से हमने कौन कौन सी वेजिटेबल क्रॉप्स में सक्सेस गेन की है। सबसे पहले तारो, जिसे हम कोलोकेशिया कहते हैं, चिली, स्वीट पोटैटो और पोटैटो। इसमें हमने वायरस फ्री प्लांट्स को जो है बहुत ईजिली गेन किया है, तो इन्हें हम मेरिस्टेम कल्चर कहते हैं। देयर आफ्टर प्रोटोप्लास्ट कल्चर। प्रोटोप्लास्ट कल्चर में क्या होता है कि किसी भी जो प्लांट सेल है
उसको हम आइसोलेट करेंगे एक पर्टिकुलर मीडियम के ऊपर। जैसे कि मान लीजिए कोई भी प्लांट सेल है, उसकी हम आइसोलेशन कर रहे हैं और उसको हम कल्चरिंग कर रहे हैं एक मीडियम के ऊपर। कल्चरिंग जब हम कर रहे हैं तो उसकी जो सेल वॉल है या फिर जो कैलस की फॉर्मेशन होगी उसको हम रिफॉर्म करेंगे, और सूटेबल कंडीशन में जो है एक सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी जब इसमें सेल डिवीज़न होगा। मतलब ये एक कंडीशन रहेगी जब यहाँ पे सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी इस पर्टिकुलर सेल में। तो इस सेल की जब सेल वॉल होगी यानी कि सेल डिवीज़न होगा, सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी, तो सेलुलर डी डिफरेंशिएशन होगी और एक नया प्लांट देखने को मिलेगा। तो इसे हम प्रोटोप्लास्ट कल्चर कहते हैं। अब बहुत सारी स्टेजेस रहती हैं माइक्रो प्रोपेगेशन की। तो स्टेज 0 का मतलब है और स्टेज नॉट का मतलब है कि किसी भी सिलेक्शन करेंगे एक एक्स प्लांट की। एक्स प्लांट जो होगा डिजायर्ड प्लांट सेल होगा, टिश्यू होगा या कोई भी ऑर्गन हो सकता है किसी भी प्लांट का। देन स्टेज 2, स्टेज 2 का मतलब है कि इसमें हम कल्चरिंग करेंगे किसी एक्स प्लांट की और उसकी एस्टैब्लिशमेंट करेंगे। स्टेज 2 का मीनिंग है शूट मल्टीप्लिकेशन, यानी कि शूट ग्रोइंग हार्मोन्स देंगे उस मीडियम पे ताकि शूट्स की फॉर्मेशन हो। देन स्टेज 3 का मतलब है रूटिंग करेंगे शूट्स की। जो शूट्स डेवलप होंगे उनको रूट ग्रोइंग मीडियम में या फिर उसकी कल्चरिंग जो है रूट ग्रोइंग हार्मोन्स देंगे, उसके बाद उसमें रूट्स आना शुरू हो जाएगा। देयर आफ्टर स्टेज नंबर 4 का मतलब है कि जब हम प्लांटलेट्स बन जाएगी जिसमें रूट और शूट्स आ जाएंगे तो उसे हम ग्रीन हाउस कंडीशन में या पॉट में उसकी कल्चरिंग करेंगे। So this is all about the micropropagation, and the next lecture we will study about the somatic hybridization or many other concepts of micropropagation. Thank you everyone.